नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल दिमिजा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल राहुल दिमिजा क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 30 MCQs रिगार्डिंग द यूनिट लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि हमारे एंटी नेट कॉमर्स एग्जाम को काफ़ी कम समय रह गया है। सो जो अब टाइम है वो लर्निंग का नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस का ही है। सो इस करके आप जितने भी जो वीडियोस आपको मिलेंगी इस चैनल पर वो MCQs के रिगार्डिंग ही मिलेगी। सो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, अगर आप एंटी नेट कॉमर्स की या पेपर फर्स्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। सो टाइम को वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चलिए, ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ए साइंस एंड कॉन्ट्रैक्ट विद बी, ए डाइज मीन वाइल देन द कॉन्ट्रैक्ट इज। सो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक पर्सन है ए जो कि साइन करता है कॉन्ट्रैक्ट विद बी, बी के साथ किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है, और बीच में क्या होता है जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होता अभी और बीच में ही ए की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो पूछ रखा है कि बताओ ये कॉन्ट्रैक्ट किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। ओके, सो ऑप्शन ए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन बी वॉइडेबल, ऑप्शन सी डिस्चार्ज, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो आपको बताना है कि क्या कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, क्या कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट माना जाएगा, या फिर वॉइडेबल हो जाएगा, या डिस्चार्ज हो जाएगा, या नन ऑफ द अबव। ओके, सो फर्स्ट टर्न इज योर। पहले वीडियो को पॉज करो, खुद से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके देखो, फिर आंसर देखना। इससे क्या होगा, आपको एक गारंटी हो जाएगी कि आपका ये जो टॉपिक है, ये जो यूनिट है, ये अच्छे से हुई भी है या नहीं हुई। और प्लीज़ अपना जो स्कोर है वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना। ओके, उस स्कोर के बेस पे थोड़ा सा रिजल्ट एनालाइज हो जाएगा कि किस तरह का जो है, कितने बच्चे कहाँ तक स्कोर कर रहे हैं। सो चलिए इसके आंसर की तरफ चलते हैं। सो इट्स आंसर इज डिस्चार्ज। वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, एक ही डेथ होने पर वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तो एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। डिस्चार्ज कब होता है कॉन्ट्रैक्ट? डिस्चार्ज मीन्स टर्मिनेट। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, एंड हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट का। इट इज द एक्ट ऑफ मेकिंग ए कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट नल। ए डिस्चार्ज कॉन्ट्रैक्ट रेफर्स टू ए कॉन्ट्रैक्ट दैट इज फुली परफॉर्म्ड। तो एक डिस्चार्ज कॉन्ट्रैक्ट तब डिस्चार्ज किया जाता है या तो वो फुली परफॉर्म्ड हो जाए या फिर किसी एक पार्टी की डेथ हो जाए। अब कंडीशन है कि कब जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज कर दिया जाता है। आइदर द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, हमने जिस चीज़ के रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट किया था, अगर हम उस चीज़ को पूरा का पूरा कंप्लीटली परफॉर्म कर दिया। ठीक है, मान लो मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपके लिए ये काम करूंगा और मैंने वो काम कर दिया, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। सेट ऑफ या कंडीशन हम सेट ऑफ कर देते हैं, रिसेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, या किसी तरीके से हम कॉन्ट्रैक्ट के, हम दोनों पार्टीज हैं, हम दोनों ने कहा चलो अब कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करने की कोई जरूरत नहीं है, तो हम दोनों ने एग्री कर चाहिए इस बात पे, कॉन्ट्रैक्ट रिसेशन कर दिया हमने। द इनएबिलिटी ऑफ द वन पार्टी टू फुलफिल हिज हर कंडीशन, अगर एक पार्टी इनेबल हो जाती है उस चीज़ को फुलफिल करने के लिए, तभी भी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, डिस्चार्ज कर दिया जाता है। द डेथ, अगर डेथ का केस है तभी भी, या बैंक्रप्सी, अगर बैंक्रप्सी हो जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, एक कंसिडरेशन कैन सिंपली बी एक्सप्लेन बाय, एक कंसिडरेशन को हम क्या कह सकते हैं, मतलब क्या एज्यूम करके चल सकते हैं। ऑप्शन ए बेनिफिट, ऑप्शन बी इनकम, ऑप्शन सी प्रॉफिट, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो अगेन फर्स्ट टर्न इज योर्स। वीडियो को पॉज करिए, आंसर दें। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इट्स आंसर इज बेनिफिट। तो एक कंसिडरेशन क्या है, एक कंसिडरेशन जो है वो क्या होता है, बेनिफिट होता है। अब कंसिडरेशन क्या है, मान लो मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, मैंने कहा कि मैं आपके लिए ये काम कर दूंगा बट उसके बदले में आपको मुझे कुछ देना पड़ेगा। अब ये कुछ देना पड़ेगा मतलब ये नहीं है कि मेरे को पैसे ही चाहिए, हो सकता है आप उसके बदले मेरे लिए कोई दूसरा काम कर दो, या उसके बदले में आप मेरे को कोई नॉन मॉनेटरी बेनिफिट दो। मतलब कहने की बात यह है कि कंसिडरेशन का मतलब बेनिफिट से है, ना कि पैसों से है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ के रिगार्डिंग, बट ये चीज़ आपको याद रखनी है, जो कंसिडरेशन का मतलब बेनिफिट से है, ना कि मनी से है। ओके, चलिए, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज ए डैश टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जितने भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एक जनरल लेवल का क्वेश्चन है, ये चीज़ आपको वैसे भी पता होना चाहिए। सो ऑप्शन ए कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन बी वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन सी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन डी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। सो फर्स्ट वन इज योर्स। ओके, वीडियो को पॉज करें, आंसर दें। चलिए मूव करते हैं इसके आंसर की तरफ। सो जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। अभी कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं एक बार देख लेते हैं। सो कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द अदर हैंड आर द वंस वेयर द प्रोमिसर परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन ओनली व्हेन सर्टेन कंडीशंस आर मेट। मतलब कि ये इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जहाँ पर जो प्रोमिसर है, जो प्रोमिस कर रहा है, वो तभी अपना प्रोमिस परफॉर्म करता है जब कुछ कंडीशंस जो होती हैं वो मेट की जाती हैं, कि हमने कोई डिसाइड करा कि ये कंडीशन अगर फुलफिल होएंगी तभी मैं अपना प्रॉमिस क्या करूँगा, फुलफिल करूँगा। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो मैं अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं करूँगा। सो कॉन्टीजेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि कंडीशंस पर डिपेंड करते हैं। अगर ये कंडीशन हुई
तो कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, नहीं हुई तो इन ए लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट द इंश्योरेंस पेज ए सर्टेन अमाउंट इफ द इंश्योर्ड डाइज अंडर सर्टेन कंडीशन। जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में जो इंश्योरर होता है वो तभी अमाउंट पे करता है जब उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वो डेथ से रिगार्डिंग होता है। तो यहाँ पे कंडीशन ये है कि अगर आपकी डेथ की होगी, किसी भी मतलब जिसने इंश्योरेंस ले रखा है उसकी डेथ होगी, तभी तो उसको क्या मिलेगा, क्लेम मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4, द डैश डजंट गेट द एनी राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो इन पार्टीज में से कौन से है जिसके पास ना राइट होती है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कॉन्ट्रैक्ट के अंडर? ऑप्शन ए एजेंट, ऑप्शन बी प्रिंसिपल, ऑप्शन सी श्योरिटी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो फर्स्ट वन इज योर्स। चलिए मूव करते हैं। सो इट्स द एजेंट, ये एजेंट होता है जिसके पास ना तो कोई राइट होता है ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल के बिहाफ पर वर्क करता है। जो एजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, प्रिंसिपल के बिहाफ पर वर्क करता है। तो अगर वो कुछ भी काम कर रहा है तो उसके लिए लाइबल कौन होगा? उसके लिए लाइबल जो है वो प्रिंसिपल ही होगा, ना कि एजेंट होगा। वो उसके अंडर में रहकर काम कर रहा है, दैट्स वाई एजेंट इज लाइबल। ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज ए बिल ऑफ एक्सचेंज किस तरह का डॉक्यूमेंट है? कंडीशनल, ऑर्डर टू पे, अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे एंड अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे, बोथ बी एंड सी, ये दोनों। तो फर्स्ट एंड इज योर्स। पहले आप बताइए कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो किस तरह का क्या है, डॉक्यूमेंट है। बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके, आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए मूव करते हैं। सो इट्स एन अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे। तो बिल ऑफ जो एक्सचेंज होता है, ए बिल ऑफ एक्सचेंज एक अनकंडीशनल ऑर्डर है राइटिंग के अंदर एड्रेस बाय वन पर्सन टू अनदर, जो एक पर्सन के थ्रू एड्रेस किया जाता है दूसरे पर्सन को। साइंड बाय द पर्सन गिविंग इट, जो पर्सन सेल कर रहा है या जो पर्सन दे रहा है वही इसको क्या करेगा, साइन करेगा। रिक्वायरिंग द पर्सन टू हुम इट इज एड्रेस टू पे ऑन डिमांड और एट ए फिक्स्ड और डिटरमाइंड फ्यूचर टाइम एट ए सर्टेन इन मनी और टू द ऑर्डर एट ए स्पेसिफाइड पर्सन और टू द बियरर। मतलब कहने की बात यह है कि हम जब बिल ऑफ एक्सचेंज बनाते हैं तो उसमें एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि आपको इस टाइम बाद क्या है, मेरे को ये क्या करना है, ये मनी जो है आपको पे करनी है, ठीक है। इधर आप उसको डिस्काउंट करा सकते हो या पर्टिकुलर टाइम पे डिसाइड कर सकते हो। तो कहने की बात यह है यहाँ पे किसी तरह की कोई कंडीशन नहीं है, मतलब कि अगर ऐसा हुआ तभी आप मुझे मनी पे करोगे। हमने तो सीधा सीधा टाइम बता दिया कि आपको 3 महीने बाद मेरे को इतने अमाउंट पे करना है, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट द कंडीशन। ओके, ये कोई कंडीशन नहीं है, ये तो हम पहले से एक एग्रीमेंट हो रहा है कि आपको इतने टाइम बाद आपको पे करना है तो करना है, बट डेट्स इट। कोई कंडीशन तो नहीं है किसी तरह की। तो दिस इज द अनकंडीशनल ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 6, द एजेंट इज स्पेसिफिकली अपॉइंटेड बाय द प्रिंसिपल टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क, दिस टाइप ऑफ अपॉइंटमेंट इज कॉल्ड। तो इस अपॉइंटमेंट को क्या कहेंगे? जब एजेंट जो है एक स्पेसिफिकली अपॉइंट किया जाता है किसी एक पर्टिकुलर टास्क के लिए। तो ऑप्शन ए रेटिफिकेशन, ऑप्शन बी एक्सप्रेस, ऑप्शन सी इम्प्लाइड, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। ओके, चलिए देखते हैं इसका आंसर। सो इट्स आंसर इज एक्सप्रेस। ये एक एक्सप्रेस एग्रीमेंट है, आप एक्सप्रेसली किसी को रिक्रूट कर रहे हो किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए। ओके, सो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है? इट इज एन एक्सचेंज ऑफ प्रॉमिस इन विच द टर्म्स बाय विच द पार्टीज एग्रीज टू बी बाउंड आर डिक्लेयर्ड आइदर ऑरली और इन राइटिंग और ए कम्बिनेशन ऑफ बोथ एट द टाइम इट इज मेड। ओके, तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है? जिसके अंदर एक्सप्रेसली टर्म्स जो है डिस्क्राइब की जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर करना। आपका एक लाइक कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है आने वाली मैं और ज़्यादा वीडियोस लाने के लिए। ओके, अदरवाइज़ ऐसा लगता है कि यार मैं मेहनत तो कर रहा हूँ बट इसका कोई रिजल्ट तो मिल नहीं रहा, तो क्या फ़ायदा ऐसी मेहनत का। ओके, तो कहीं ना कहीं थोड़ा मोटिवेट करोगे तो अच्छा लगेगा। चलिए, द रेटिफिकेशन ऑफ द एजेंट कैन बी डन फॉर ए। ओके, अब जो हम रेटिफिकेशन करते हैं एजेंट का, मतलब रेटिफिकेशन का मतलब जो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या उसने जो कॉन्ट्रैक्ट किया उनको हम रेटिफाई कर रहे हैं। ओके, वो किस लिए करा जाता है? ऑप्शन ए पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, पर्टिकुलर पार्ट के लिए, होल कॉन्ट्रैक्ट पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी के लिए, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव के लिए। चलिए आंसर देखते हैं। सो इट इज़ डन फॉर होल कॉन्ट्रैक्ट। जो रेटिफिकेशन है, हम जो रेटिफाई कर रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को या राइट्स को, वो पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट के लिए किया जाता है, ना कि किसी पार्ट के लिए। अब रेटिफिकेशन का मतलब क्या है? एजेंसी बाय रेटिफिकेशन अराइजेस व्हेन ए पर्सन रेटिफाई एन एक्ट विच हैज़ ऑलरेडी बीन डन इन द नेम और his behalf by another person. Okay, तो agency by ratification arises when a person ratify an act which has already been done in his name, कि जो कि उसके नेम पर किया गया है, and on his behalf by another person who in fact has no actual authority to act behalf when the act was done. मतलब कि रेटिफिकेशन का मतलब ये है, मान लो एक एजेंट है, उसने कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया किसी थर्ड पर्सन के साथ जो कि वो लाइबल नहीं था करने के लिए। मतलब मान लो किसी ने मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आपका काम ये है,
बट मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आगे बढ़कर कोई काम कर दिया। अब क्या है, उस काम के लिए कौन लाइबल होगा? प्रिंसिपल तो लाइबल हो नहीं सकता क्योंकि उसने तो मेरे को इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी नहीं थी। बट मैं जो फालतू का हवा लेके मैंने उसको काम कर दिया, तो अब उस काम के लिए कौन लाइबल होगा? मैं तो हो नहीं सकता क्योंकि मैं तो एक एजेंट हूँ। तो इस टाइम पर जो है एजेंसी बाय रेटिफिकेशन को यूज़ किया जाता है। उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको रेटिफाई किया जाता है, उसको अंडर में लिया जाता है ताकि उसके लिए प्रिंसिपल ही लाइबल हो। ओके, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है इस करके। चलिए सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8, ए चेक इज अ टाइप ऑफ डैश। एक चेक क्या है? ऑप्शन ए बिल ऑफ एक्सचेंज, ऑप्शन बी इंक्लूड इलेक्ट्रॉनिक इमेज, ऑप्शन सी पेबल ऑन डिमांड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। चलिए आंसर देखते हैं। सो इट इज़ ऑल ऑफ द अबव। एक चेक जो है बिल ऑफ एक्सचेंज भी है, एक इलेक्ट्रॉनिक इमेज भी है, क्योंकि MICR के थ्रू इसको क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। पेबल ऑन डिमांड, ये डिमांड पर पेबल किया जाता है, दैट्स वाई इट इज़ ऑल ऑफ द अबव। सो एक चेक एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि इशूड किया जाता है इंडिविजुअल के थ्रू और या बैंक के थ्रू, डायरेक्टिंग हिम टू पे द पर्सन हुज नेम इज मेंशन, जो इसका नेम उसके अंदर मेंशन किया जाता है। ओके, एंड इश्योर ऑफ द चेक इज कॉल्ड ड्रॉवर। जो इशू कर रहा है चेक को वो क्या होता है? ड्रॉवर होता है, जो ड्रॉ कर। एंड वन ऑफ द होम इट इज टू इशूड इज द ड्रॉई। जिसको इशू किया जाता है वो क्या होता है? ड्राई होता है। तो इसमें दो पार्टीज होती है, एक ड्रॉवर होता है, एक ड्रॉई होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, when it is assumed that the principal has authorized to agent to act as his agent, this type of agency is created by dash। जब ये एज्यूम किया जाता है द प्रिंसिपल हैज ऑथराइज टू एजेंट टू एक्ट इज एजेंट, जब हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि प्रिंसिपल ने इसको ऑथराइज किया होगा, जो एजेंट उसके बिहाफ पर वर्क कर रहा है, हम ये मान के चल रहे हैं कि इसको प्रिंसिपल ने अथॉरिटी दे रखी है ऐसा वर्क करने के लिए, तो इस एजेंसी को हम क्या कहेंगे? रेटिफिकेशन, एस्टोपल, इम्प्लीकेशन एंड एक्सप्रेस। देखते हैं। सो इट इज सेट इम्प्लीकेशन, इसको हम क्या कहेंगे? इम्प्लीकेशन कहेंगे। ओके, तो एजेंसी बाय इम्प्लीकेशन क्या कहती है? इज वेयर एजेंसी बाय इम्प्लीकेशन इज वेयर इट इज एज्यूम्ड दैट द प्रिंसिपल हैज अथॉरिटी द पर्सन टू एक्ट हिज एजेंट। मतलब कि हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो एजेंट वर्क कर रहा है उसके पास अथॉरिटी होगी कि वो प्रिंसिपल के कहने पर ही वर्क कर रहा होगा। ओके, it is assumed that because the agent holds a particular position then he has the authority of the principal to enter into the contract। तो ये assume किया जाता है कि एजेंट ऐसी पोजीशन होल्ड करके बैठा हुआ है तो उसके पास अथॉरिटी होगी ही। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आर ए पार्ट ऑफ डैश गुड्स। तो कॉन्टीजेंट जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिसको मैंने बताया जिसके अंदर कंडीशन होगी तभी वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल किया जाएगा। ओके, तो वो कैसे गुड्स के टाइप होते हैं? ऑप्शन ए असर्टेन, ऑप्शन बी अनसर्टेन, ऑप्शन सी एग्जिस्टिंग, ऑप्शन डी फ्यूचर। ओके, सो इट इज़ फ्यूचर, क्योंकि कंडीशन जो है वो फ्यूचर में ही फुलफिल होनी है। तो अगर कंडीशन फुलफिल होगी तभी कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल किया जाएगा, अगर अदरवाइज नहीं। दैट्स वाई इट इज़ डिपेंड ऑन द फ्यूचर गुड्स। सो कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में हमने पढ़ लिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पार्टीज मेक सर्टेन स्टेटमेंट विच इज कॉल्ड। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में पार्टीज कुछ स्टेटमेंट्स बनाती हैं, डिसाइड करती हैं, उन स्टेटमेंट्स को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रॉमिस, ऑप्शन बी स्टाइमुलेशंस, ऑप्शन सी कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन डी ऑब्लिगेशंस। सो इट इज सेट स्टाइपुलेशंस। तो इसको हम क्या कहते हैं? स्टाइपुलेशंस कहते हैं। उन स्टेटमेंट्स को क्या कहा जाता है? स्टाइपुलेशंस कहा जाता है। ए कंडीशन और रिक्वायरमेंट दैट इज स्पेसिफाइड और डिमांडेड एज ए पार्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। तो स्टाइपुलेशन क्या है? एक कंडीशन जो कि रिक्वायर्ड होती है उस एग्रीमेंट को फुलफिल करने के लिए। ओके, एक काउंटर ऑफर इज, एक काउंटर ऑफर क्या होता है? ओके, ऑप्शन ए एन इन्विटेशन, ऑप्शन बी एन एक्सेप्टेंस, ऑप्शन सी ए रिजेक्शन, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो प्लीज़ आप अटैम्प्ट करते रहिएगा। मैं बार बार ये नहीं कहूँगा कि पहली टर्न आपकी उसके बाद मैं बताऊँगा। तो नाउ इट्स कॉमन। ओके, चलिए देखते हैं आंसर। इट्स आंसर इज एन रिजेक्शन ऑफ द ऑफर। तो ये एक रिजेक्शन है। काउंटर ऑफर का मतलब क्या है? कि हमने ऑफर को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। सो एक काउंटर ऑफर इज एन रिस्पॉन्स गिवन टू एन इनिशियल ऑफर, कि किसी ने मेरे को ऑफर दिया कि आप मेरे लिए ये काम करोगे, मैंने उसका ऑफर ही रिजेक्ट कर दिया, दैट इज द काउंटर ऑफर। एक काउंटर ऑफर मीन्स द ओरिजिनल ऑफर वाज रिजेक्टेड एंड रिप्लेस्ड विद अनदर वन। ओके, द काउंटर ऑफर गिव द ओरिजिनल ऑफर 3 ऑप्शंस, या तो आप उसको एक्सेप्ट कर लो या रिजेक्ट कर लो और या अनदर मेक अनदर ऑफर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए इम्प्लाइड वारंटी, ऑप्शन बी इम्प्लाइड कंडीशन, ऑप्शन सी एक्सप्रेस वारंटी, ऑप्शन डी एक्सप्रेस कंडीशन। चलिए, सो इट इज़ एन इम्प्लाइड कंडीशन। क्या है? कि आप मान के चल रहे हैं कि मैं आपको कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ और मैं मान के चल रहा हूँ कि इसके ऊपर जो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है आपने पढ़ लिया होगा। सो इट इज़ एन इम्प्लाइड कंडीशन। अब मैं इसके हर बार
चिक चिक के थोड़ा ना बताऊंगा कि भाई इसमें ये मिला हुआ है, इसके इंग्रेडिएंट्स ये हैं, इसमें ये वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है। यार अगर आप तो प्रोडक्ट खरीद रहा है तो इसके ऊपर जो डिस्क्रिप्शन है वो तेरे को खुद पढ़ना पड़ेगा, ये बार बार कोई सेलर बताएगा नहीं। तो इट इज़ एन इम्प्लाइड कंडीशन। चलिए क्वेश्चन 14, इट इज़ नॉट द सेलर ड्यूटी टू पॉइंट आउट हिज ओन डिफेक्ट इन हिज गुड्स, द कंसेप्ट इज नोन एज। तो ये सेलर की ड्यूटी नहीं होती कि मान लो मैं एक सेलर हूँ, मैं गुड्स बेच रहा हूँ, तो मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि इस गुड्स के अंदर ये फॉल्ट है। मतलब कि ये गुड्स तो नॉर्मल है, मार्केट में हर कोई बेच रहा है, तो हर कोई ये थोड़ा ना बताएगा कि इस गुड्स के अंदर ये फॉल्ट है। ये या कुछ बेच रहा हूँ, मान लो कोई सिगरेट ही बेच रहा हूँ, मान लो, ठीक है, जस्ट एज्यूम करके मैं कुछ सिगरेट सेल कर रहा हूँ, तो मैं उसको ये थोड़ा ना बताऊंगा इसको पीने से तेरे को कैंसर हो जाएगा। क्यों भाई, ऐसा क्यों बताऊंगा? ये तेरे को खुद से पता होना चाहिए इस चीज़ के बारे में। ओके, तो इस कंसेप्ट को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, ऑप्शन बी कैविएट एम्प्टर, ऑप्शन सी बायर ड्यूटी, ऑप्शन डी बायर किंगडम। सो दिस कंसेप्ट इज नोन एज कैविएट एम्प्टर। काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर। ओके, जिसके अंदर सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, बायर को खुद से अपना देखना होता है कि प्रोडक्ट ठीक है या नहीं है उसके लिए। सो कैविएट एम्प्टर इज ए नॉन लैटिन फ्रेज मीनिंग लेट्स द बायर बिहेवियर। तो ये काफ़ी बार आ चुका है कि कैविएट एम्प्टर का मतलब क्या होता है? लेट्स द बायर बिहेवियर। तो बायर को खुद से अवेयर होना चाहिए। ओके, सेम इसका अपोजिट कॉन्सेप्ट है, कौन सा? इट इज़ अ सेलर ड्यूटी टू प्रोवाइड नेसेसरी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट टू बायर। कई बार क्या होता है, सेलर की ड्यूटी होती है कि वो प्रोडक्ट के रिगार्डिंग नेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे बायर को। इस कंसेप्ट को हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए कैविएट एम्प्टर, ऑप्शन बी कैविएट वेंडिएटर, ऑप्शन सी कैविएट सेंडर, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो इट इज़ कैविएट वेंडिएटर। ओके, तो ये उसका अपोजिट है। इस टाइम पे जो इस कंसेप्ट को हम कहेंगे कैविएट वेंडिएटर। सो कैविएट वेंडिएटर का मतलब होता है लेट द सेलर बिहेवियर, कि सेलर को बिहेवियर होना चाहिए कि उसको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए किसको? बायर को। सो फ्रेंड्स, आगे जो है क्वेश्चंस मैं आज नहीं करा रहा, ये पार्ट 1 था, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी अगर मैं आगे भी कंटिन्यू करूँगा, तो इसका पार्ट 2 मैं ले आऊँगा। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। एंड अगर आप एनटी नेट कॉमर्स की पेपर 1 के पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, आने वाले टाइम पे हर एक टॉपिक इस चैनल पर कवर करा दिया जाएगा। ओके, सो अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग।